This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन मैडम उपस्थित हैं। वो हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय गवंडे जी उपस्थित हैं, वो हमारे सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शीतल बासुपिया जी उपस्थित हैं, सेकंड सेमेस्टर भी कर रही हैं और इसके साथ साथ हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और वो इस सत्र की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं चाइनीज पर और ट्रिटाइज 7 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसी के चैप्टर पे हम लोग आगे चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है, जो हमारा 5 एलिमेंट कौन से हैं, 5 एलिमेंट थ्योरी है, इस पर हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, लेकिन एक नए दृष्टिकोण से इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसी पर प्रकाश डालेंगे आज सुधा पाठक मैडम। हम लोग शेयर कर दे रहे हैं। सर्वप्रथम क्लास में अरविंद सर का को प्रणाम करते हुए सभी साथियों का मैं अभिनंदन करती हूँ। साथियों, अभी अपने क्लास में अभी इससे पहले वाली क्लास में सर ने हमें अभी बताया था यिंग यांग थ्योरी ट्रिटाइज 7। यह भी हमारे सेकेंड सेमेस्टर का ही चैप्टर है और उसके बाद मुझे सर ने ये दायित्व दिया है कि मैं उसका अगला चैप्टर 5 एलिमेंट थ्योरी के बारे में जितना सर ने मुझे ज्ञान दिया है उसको मैं आप लोगों से शेयर करूं, एनर्जी एक्सचेंज करूं। तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि अभी तक हमने बार बार ये सुना है कि हमारा शरीर यथा ब्रह्मांड तथा पिंड है। जो कुछ ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर यानी पिंड में है और मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ये एक्यूप्रेशर की सबसे पहली क्लास जब हमने स्टार्ट की थी सेमेस्टर 1, उसी समय से ये हम सुनते आ रहे हैं, चाइनीज हो या आयुर्वेदिक हो, इसमें हम सुनते आ रहे हैं। तो यह 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा और आकाश। जब इनमें कोई भी किसी भी तत्व का इम्बैलेंस होता है, असंतुलित होता है, वही या एक्सेस असंतुलन मतलब घटना ही नहीं, बढ़ना या घटना कुछ भी अगर होता है तो वही हमारे शरीर में बीमारी का रूप लेता है। यानी उस तत्व विशेष की मात्रा जब शरीर में आवश्यकता से अधिक हो जाए या कम हो जाए तो शरीर हमारा बीमार हो जाता है या व्यक्ति असहज महसूस करता है। डिजीज मतलब ईज, आराम नहीं उसको महसूस होना ही डिजीज कहलाता है। ऐसे में अगर असंतुलित तत्व को यदि हम संतुलित कर दें अपने इस थेरेपी के माध्यम से या उसकी बीमारी के लक्षणों को पहचान कर अगर कर देते हैं तो बीमारी पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, शरीर में अगर जल तत्व बढ़ जाता है तो शरीर के विभिन्न अंग में सूजन आ जाता है और अंग को दबाने पर उस जिस ऑर्गन में सूजन आ गया है उसको दबाएंगे तो वहां गड्ढे पड़ जाते हैं। तो इस तरह से हम ये समझते हैं कि हमारे शरीर में या जिस मरीज को ये प्रॉब्लम है उसके शरीर में उस समय वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया है, बढ़ गया है। तो ऐसे में जब उस वाटर एलिमेंट को हम इस बीमारी के सिम्टम को समझकर उस पर वाटर एलिमेंट पर हम काम करेंगे, सिडेट करेंगे, टोन करेंगे, जिस तरह से उसके बॉडी का रिक्वायरमेंट होगा उसकी बीमारी का, उसके अकॉर्डिंग करेंगे तब उसमें अच्छा लाभ मिलेगा। और यही हमारी इस थेरेपी या एक्यूप्रेशर की ये है कि किसी भी एलिमेंट को हम बैलेंस करके ही उसको ठीक कर सकते हैं। और इसी सिद्धांत को, ये तो मैंने एक छोटी सी ये बताई, इसी सिद्धांत को हम 5 एलिमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं और इसी को आगे हम बढ़ाते हुए अपने पूरी इस थेरेपी में जितने भी प्रोटोकॉल्स होंगे सभी इन्हीं 5 एलिमेंट के अकॉर्डिंग ही सेडेट, बढ़ाना, बैलेंस करना, न्यूट्रल करना, इसी के ऊपर हम इस पर काम करते हैं। तो ऐसे में ये सारी चीजें जब ब्रह्मांड और पिंड की हम चर्चा करते हैं तो यह ब्रह्मांड और पिंड की चर्चा जब हम करते हैं तो यह अभी की बात नहीं है, पुराने समय से न जाने कब से ये सारी बातें चल रही है। जब से ब्रह्मांड है तब से पिंड है और पिंड, ये दोनों ही सिमिलर हैं।
खासकर 5 तत्व को लेकर हम बात करें तो ये सिमिलर हैं। तो जब ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, और हम हमेशा से ये, जैसे अभी मैंने कहा, ब्रह्मांड के जैसा ब्रह्मांड वैसा ही पिंड है। तो यह सिर्फ हमारे भारतीय सभ्यता में ही नहीं इसका उल्लेख था। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही, जब से ब्रह्मांड बना भारतीय सभ्यता में ही ये सारी बातें आई। उस समय जो इस सभ्यता के साथ साथ चलने वाली जो सभ्यताएं थी, जिसमें कि कुछ का हमारे इस किताब में भी खेमका सर ने चर्चा किया है, तो उसके अकॉर्डिंग उन तीनों चारों सभ्यता के बारे में अगर हम कंपेयर करते हैं तो उस समय मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इन सबों में भी ये सारी बातों का जिक्र किया गया है। भारत की सभ्यता में हम 5 तत्व को एक साथ, 5 तत्व को साथ, और उसके साथ साथ एक तत्व प्राण या चेतना कहते हैं, इसको भी जोड़ते हैं। 5 तत्व तो हम लेते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक तत्व उसमें ऐड करते हैं, या अपने ये कि अपने मतलब ज्ञान के अकॉर्डिंग उसमें एक तत्व को और जोड़ते हैं। हमारी सभ्यता में प्राण तथा 5 तत्व का नियंत्रण 7 चक्रों के द्वारा होता है, ऐसा हम मानते हैं। उसी समय अगर हम चाइनीज सभ्यता की बात करें तो उन्होंने यिन यांग और मेरिडियंस की बात को स्वीकारा था, बात पर जोर डाला, और इसके अलावा उन्होंने 5 तत्वों के बारे में भी कहा। ये 5 तत्व का जो सीक्वेंस था उसमें कुछ थोड़ी बहुत उलटफेर कहे या भिन्नता थी। तो उसमें जिसमें कास्ट उनके अकॉर्डिंग वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर है। इन्हीं में संतुलन करके मानव का निर्माण हुआ है। इसके अलावा मिस्र की सभ्यता में पिरामिड को जोड़ दिया गया था। मिस्र की सभ्यता में पिरामिड पर जोर दिया गया था। ऊर्जा की 4 तरह की ऊर्जा की बात कही गई थी, जिसमें है ड्राई, वेट, हॉट, कोल्ड होते थे, और इन्हीं 4 ऊर्जा के द्वारा उनके अकॉर्डिंग मानव का निर्माण हुआ। जैसा कि हमने 5 तत्व कहा, तो उन्होंने इन 4 तत्व ड्राई, वेट, हॉट एंड कोल्ड इनके सम्मेलन से ही मानव का निर्माण हुआ, ऐसा उन्होंने बताया। और इस तरह से मिस्र के लोगों ने माना प्राकृतिक फिनोमेनन के 4 मूलभूत गुण होते हैं, जिसमें हॉट, कोल्ड, ड्राई, वेट पर उन्होंने जोर दिया। और हॉट एंड कोल्ड को जो 2 अपोजिट गुण हैं, इसके मिलने से इनके निम्नलिखित कॉम्बिनेशन होते हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जिस तरह से बताया था। जैसे हॉट को अगर ड्राई के साथ जोड़ दिया जाए, हॉट वेट, कोल्ड ड्राई एंड कोल्ड वेट। तो जब हॉट ड्राई इज फायर एलिमेंट, हॉट ड्राई के मिलने से क्या होता है, फायर एलिमेंट, उनके अकॉर्डिंग फायर एलिमेंट, ये भी सारे एलिमेंट के पर ही आकर रुकते हैं। हॉट ड्राई से फायर एलिमेंट बनते हैं, हॉट वेट से एयर एलिमेंट, और हॉट ड्राई अर्थ एलिमेंट के बनने का कारण है, और कोल्ड वेट वाटर एलिमेंट, इसकी वजह से वाटर एलिमेंट बनते हैं। इसमें सिर्फ अगर हम देखें तो इनके मिस्र की सभ्यता के अकॉर्डिंग वुड का उन्होंने जिक्र नहीं किया, अदरवाइज फायर, एयर, अर्थ और वाटर, इन सबों के बारे में उन्होंने चर्चा की है। अब हम ऊपर देखते हैं कि कोल्ड ड्राई इज अर्थ एलिमेंट, जैसा कि अभी देखा था। इसमें ड्राई को रिप्लेस कर वेट कर दें तो यह जल में परिवर्तित हो जाता है। जब कोल्ड ड्राई से अर्थ एलिमेंट बनता है और इस कोल्ड में ड्राई को हटा दें और उसकी जगह पर वेट रख दे तो वह परिवर्तित हो जाता है, कोल्ड वेट हो जाता है, और इस तरह से वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट से वाटर एलिमेंट का निर्माण होता है। और ऐसे में मौसमों में परिवर्तन से हॉटनेस, कोल्डनेस, ड्राइनेस और वेटनेस बढ़ जाती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है। और ऐसे ही, ठीक ऐसे ही जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, वैसे ही उसने बताया शरीर में एलिमेंट के संयोजन में भी इसी तरह से परिवर्तन होता है। अगर हॉट के कोल्ड के साथ वेट मिल जाए तो ऐसे में वाटर एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूशन वाले व्यक्ति या वाटर एलिमेंट के डिस्टर्बेंस का पता चलता है। मिस्र में भी एक अलग 4 तत्व सिद्धांत के अनुसार ही उपचार किया जाता है, और इसी 4 एलिमेंट के अकॉर्डिंग मिस्र में वहां पर उपचार पर जोर दिया गया है। और चाइनीज का अगर हम देखें 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो उपचारकों ने, वहां के चाइनीज थेरेपिस्ट ने ये बताया कि यिन यांग थ्योरी का वहां पर इंट्रोड्यूस कराया। और उसके देयर आर 3 टायर कॉम्बोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इसमें हेवन जो अप है, ऊपर वाले साइड, जिसको कि यांग, अभी सर ने हमें यंग यांग थ्योरी में बताया था कि हेवन जो कि ऊपर पाया जाता है, या यांग जिससे कि आकाश का निर्माण हुआ, बीच में मिडिल में ह्यूमन, और नीचे है लो, यिन वाले पोर्शन में अर्थ है। यह एक एनर्जी जो नीचे चली जाती है वो यिन के रूप में आ जाती है, एक एनर्जी जो ऊपर है वो यांग के रूप में, और इन दोनों के बीच में ह्यूमन का, मिडिल में ह्यूमन का
ह्यूमन इन दोनों के बीच में ह्यूमन का निर्माण कहे या ह्यूमन प्रोटेक्टेड रहते हैं, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग इसको फिर सीजन का भी कॉन्सेप्ट आया। इसमें है स्प्रिंग, समर, ऑटम या शीत ऋतु और शरद, और उसके अलावा विंटर, शीत। ह्यूमन बॉडी द 3 टायर्स कॉस्मोस इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट। फिर यहाँ पर आकर 5 एलिमेंट की बात आ गई कि सारा ब्रह्मांड या ह्यूमन 5 तत्वों से बना हुआ है। प्रथम और लास्ट में कोई भी नहीं है। अगर इसमें देखें भारतीयों का पहला अगर इसमें जो सीक्वेंस है सिर्फ चाइना और इंडिया में सीक्वेंस में अंतर है कि इसमें जैसे वाटर वुड फायर अर्थ और मेटल बताया गया, तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्होंने पहले नंबर पर वाटर को ही रखा है। ये उन्होंने कहीं से शुरुआत करनी थी, तो उसमें यहाँ पर वाटर को शुरुआत किया गया है, वरना आगे हम देखेंगे कि इसको एकदम सर्कल के रूप में है और कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। तो इसको देखने के लिए हम देखते हैं किन यिन ऑर्गन है और यूरिनरी ब्लैडर यांग ऑर्गन है, ये दोनों वाटर से रिलेटेड है। इससे पहले मैं एक छोटी सी बात इसमें ऐड करना चाहूंगी, जैसे कि बताया जैसे ब्रह्मांड है वैसे ही हमारा पिंड है। इसको समझने के लिए अगर हम अगर अभी बड़ा अच्छा महीना भी चल रहा है सावन का, अगर मैं चंद्रामृत की अगर बात करूं, अगर 5 तत्व उसमें मिला देते हैं, शहद दूध दही, इसका गंगा जल और ये सारी चीजें मिलाकर अगर हम चंद्रामृत बनाते हैं और किसी बॉल में रखते हैं, उसके बाद वो कॉम्बिनेशन बिल्कुल वही होगा कि अगर चम्मच से निकालकर लोगों में जितने भी भक्तजन हैं उनमें अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये समझाया इसलिए मैंने बताया कि बिल्कुल इसी तरह से ये थ्योरी है कि जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही हमारा पिंड है। सब कुछ उसमें भी वैसा ही सारा कंस्टिट्यूशन, वैसा ही सारा सम्मिश्रण उसमें है, जो बॉल में जो हमने कटोरे में, बड़े कटोरे में रखा है, कलश में रखा है चंद्रामृत उसमें, और एक छोटे से चम्मच में लिया है। ठीक उसी तरह से हमारा बॉडी भी हमारे ये के अकॉर्डिंग, हमारे भारतीय मत के अकॉर्डिंग ठीक उसी तरह से हमारा शरीर भी बना हुआ है जैसे कि ब्रह्मांड से बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेसिक क्वालिटी ऑफ 5 एलिमेंट। इसमें आता है 5 एलिमेंट की जो बेसिक क्वालिटी है, इसमें वाटर मोस्ट एंड डाउनवर्ड। हम सभी जानते हैं कि वाटर को अगर कभी भी ऊपर से अगर वाटर को गिराते हैं तो वो हमेशा उसका नेचर है वो नीचे की तरफ प्रवाहित होता है, नीचे की तरफ आता है। ठीक ऐसे ही फायर फ्लेयर अपवर्ड्स, फायर जो होता है हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता है। के बाद है वुड कैन बी बेंड एंड स्ट्रेंथन। इसमें अगर हम देखें वाटर डाउनवर्ड आता है, किडनी और यूवी का अगर पोजीशन देखें वो नीचे की तरफ है। फायर फ्लेयर्स हार्ट और लंग्स को, हार्ट को अगर हम देखें तो वो ऊपर की तरफ है। और ऐसे वुड से रिलेटेड लीवर है तो लीवर चारों तरफ वो फैलता है। तो लीवर इस तरह से, लीवर में कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा होता है और लीवर की वजह से प्रॉब्लम भी ज्यादा होती है। मेटल कैन बी मोल्डेड एंड कैन हार्डर। मेटल को हम इजी वे में मोल्ड कर सकते हैं और जिसकी वजह से वो हार्ड भी होता है। अर्थ परमिट सोइंग, और अर्थ में यह गुण होता है, अर्थ का यह गुण होता है कि उसमें कुछ भी हम उसमें उगा सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं और उसके अलावा उसको हम काट सकते हैं, मतलब उसका एक तरह से उसका ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन उसका ये होता है, नेचर हुआ। तो इसको अगर हम स्टमक और स्प्लीन से देखें, स्टमक से देखें तो जितने भी हमारे ये हैं, तो अगर हम देखें कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, वो सारे हमारे स्टमक एरिया में, स्टमक में ही होते हैं। तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। फिर इसके अकॉर्डिंग 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग 5 टेस्ट भी हैं, 5 एलिमेंट है तो ये दिखाता है हमें कि दिस सोक एंड डिसेंडिंग इन साल्टी। अगर साल्टी एलिमेंट को, अगर वाटर एलिमेंट को हम देखें तो उसका जो टेस्ट होता है वो साल्टी होता है। इसके अलावा जब फायर का बीटा टेस्ट होता है, और इसको उसके अलावा वुड का जो नेचर होता है या गुण होता है वो स्ट्रेंथन ये देने वाला होता है, स्ट्रेंथ देने वाला होता है या मुड़ सकता है। इसके बाद है मेटल मोल्ड कर सकते हैं इजी वे में और वो हार्ड होता है, मतलब उसमें मॉइस्ट नहीं होती है। फिर अर्थ में है, जैसे कि बताया कि उसमें कुछ भी हम उगा सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं और मतलब उसका ये होता है, गुण होता है, स्वीट होता है।
फिर इन 5 एलिमेंट का जो 5 मूवमेंट होता है, वाटर रिप्रेजेंट, जैसे बताया कि वाटर नीचे आता है, फायर अपवर्ड जाता है, वुड होता है चारों तरफ उसका मोल्ड करने, चारों तरफ फ्लेयर, चारों तरफ घूमने वाला होता है। मेटल होता है वो इनवार्ड मूवमेंट होता है, और ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, इनवार्ड मूवमेंट होता है। अर्थ रिप्रेजेंट न्यूट्रलिटी एंड स्टेबिलिटी, अर्थ स्टेबिलिटी, स्थिर, इसका स्थिर होना इसका गुण है। फिर इसके अकॉर्डिंग 4 सीजन है। वुड इज रिलेटेड टू स्प्रिंग सीजन एंड बर्थ। स्प्रिंग सीजन को वुड एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है स्प्रिंग सीजन को, और इस बर्थ को, स्प्रिंग सीजन में बर्थ को दिखाता है, किसी चीज का भी ओरिजिन को दिखाता है। फायर रिलेटेड समर सीजन को फायर दिखाता है और यह ग्रोथ को दिखाता है। मेटल ऑटम सीजन को दिखाता है और इसमें हार्वेस्ट करना या किसी चीज को हार्वेस्ट करना, मतलब कि इन्वेस्ट करना या उगाना। वाटर दिखाता है सीजन को, दिखाता है विंटर सीजन को, और इसमें हम स्टोर करते हैं, ऐसा दिखाता है। अर्थ रिलेटेड लेट सीजन, लेट समर सीजन को अर्थ दिखाता है और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे कि SI, LISI के थ्रू, जैसे भी कि मैंने अभी जिक्र किया था। प्रत्येक सीजन 3 माह का होता है और चारों सीजन के अंतिम 18 दिन। सर मुझे थोड़ी देर के लिए उठना होगा सर, ठीक मुझे है, डोर ओपन करना होगा, सॉरी सर, मैं ठीक है, 1 सेकंड, कर दीजिए। अभी। सॉरी सर डिस्टर्ब के लिए। तो इससे पहले मैं अब इसके बाद आते हैं सीजन का प्रत्येक सीजन 3 महीने का होता है और चारों सीजन के अंतिम दिन 18 दिन अर्थ से रिलेटेड, अर्थ से संबंधित होते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति प्रत्येक सीजन के अंत में बीमार होता है, जैसे कि इसमें 4 सीजन के बारे में बताया गया है, अगर प्रत्येक सीजन 3 महीने का होता है और हर एक सीजन के 18 दिन अर्थ से संबंधित, मतलब अर्थ से संबंधित ऑर्गन से रिलेटेड होता है, और अगर कोई भी व्यक्ति लगातार सीजन के अंत में 18 दिन वाले पीरियड में अगर बीमार पड़ता है, तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि उसमें अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड जो ऑर्गन है, स्प्लीन और स्टमक से संबंधित कोई बीमारी है, और उसको हम उस पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके बाद है ह्यूमन लाइफ हैज 4 फेजेस। 4 फेज, जैसे कि इससे पहले सेमेस्टर 1 में भी हमने पढ़ा था, 4 फेजेस होते हैं ह्यूमन लाइफ में: बर्थ, एडोलसन, मैच्योरिटी और ओल्ड एज। तो ये सारी जो चर्चा हमारी हो रही है अभी, ये सेमेस्टर 2 का सिलेबस है, लेकिन रेटाइज 1 में भी हमने इसको पूरी तरह से पढ़ा था। 5 एलिमेंट थ्योरी हमारा पहला चैप्टर था, और उसमें जो चार्ट है उसको ही इसमें यहाँ पर ब्रीफली इसमें समझाया गया है। उसमें पेज नंबर 4 में जो चार्ट है उसको ही इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में समझाया गया है। तो उसमें है फिर अगला है सोर्स ऑफ एलिमेंट्स। वुड इज ऑब्टेन फ्रॉम टी, जैसा कि हम सभी जानते हैं वुड हमें पेड़ से मिलता है। फायर इज फेल फ्रॉम द सन, और फायर को अगर हम ये मतलब मिलने की अगर बात करें, तो जैसे वुड मिला हमें ट्री से, तो सन सबसे बड़ा सोर्स है फायर का, तो हम ये कह सकते हैं कि फायर हमें सन से मिलता है। मैन टिल्स द अर्थ, मतलब मैन टिल्स द अर्थ करने का मतलब मैन अर्थ की जुताई करते हैं या उसको उगाने लायक, इस तरह से कुछ भी उसमें बोने लायक, उगाने लायक बनाते हैं। मेटल इज बीनीथ द अर्थ, मेटल अर्थ के नीचे पाया जाता है। और वाटर सेटिस्फाइड थ्रस्ट, वाटर थ्रस्ट को मतलब प्यास को बुझाने में वाटर मदद करता है। और फिर इस एक चार्ट के थ्रू सारी बातें जो इसमें दिखाई गई है या ट्रेटाइज 1 में है, उस सभी को इस चार्ट के थ्रू बताया गया है। यह चार्ट बाहरी ब्रह्मांड के प्रभाव को दिखाता है, जो धीरे धीरे भीतर प्रवेश करता है और अंततः आंतरिक अंगों तथा लघु ब्रह्मांड तक पहुंच जाता है। यह हमें बताया गया कि हमारा ब्रह्मांड कितने बड़े
कि ब्रह्मांड को हम मतलब सोच भी नहीं सकते हैं कि कितने बृहद पैमाने पर फैला हुआ है, लेकिन वो धीरे धीरे होते होते एक पिंड के रूप में, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, वो किस तरह से आता है, वो उसको थोड़ा सा बताने की इस चार्ट के माध्यम से कोशिश की गई है। तो सर, क्या इस चार्ट को भी ब्रीफ करना है? नो, ठीक है सर। तो उसके बाद हम आते हैं अपने 5 एलिमेंट हम लोग अब थ्योरी पर प्रवेश कर हाँ रहे हैं। थ्योरी पर हाँ प्रवेश कर रहे हैं, और थ्योरी का अर्थ है कि हम उससे समझने के ट्रीटमेंट में कैसे हम लोग उसको यूज करेंगे। हाँ बिल्कुल, जैसा कि हम सभी थेरेपिस्ट हैं, तो थ्योरी पढ़ने से ये हमें फायदा होगा कि हम समझ पाएंगे कि किस एलिमेंट से रिलेटेड ऑर्गन, और उससे क्या हम किसी भी पेशेंट को क्या बीमारी हो सकती है और उसका हम क्या इलाज कर सकते हैं। तो 5 एलिमेंट थ्योरी में सबसे पहले हमारे पास आता है, एक आता है हमारे पास जनरेटिव साइकिल या क्रिएटिव साइकिल आता है। इसमें है 5 एलिमेंट थ्योरीज प्रॉब्लम सॉल्विंग डिवाइस, बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्विंग डिवाइस है, फॉलोइंग द एनर्जेटिक रिलेशनशिप इन द 5 एलिमेंट। ये सारा ये जो जितने भी हमारे पास आ रहे हैं साइकिल, ये 5 एलिमेंट का एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशन बताते हैं। वुड ट्रेंड्स टू क्रिएट फायर, वुड का झुकाव होता है, या मतलब फायर को ये करने में आता है। फायर मतलब कैसे कहूँ, वुड को जलाने से फायर होता है, ये हम समझ सकते हैं, तो उसका झुकाव फायर की तरफ होता है। इसको समझने के लिए हमें क्रिएटिव साइकिल जो हमारे बुक में है उसको देखना होगा। जैसे कि इस पेज में भी बताया गया है, वुड के इस पेज नंबर 41 में बताया गया है, वुड का ट्रेंड है, झुकाव है फायर की तरफ। फायर ट्रेंड अर्थ की तरफ है, अर्थ से फिर मेटल, मेटल से वाटर, एंड देन ये सर्कल है। नहीं, ये वाला जो क्रिएटिव साइकिल पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें एक तीर बना हुआ है। क्या सर? यानी कोई लगाता नहीं है, समझ सोचे कोई लगाता है। आग अपने आप लगती है वुड में, और वो पेड़ जल जाते हैं, और इसी कहते हैं जंगल की भयानक आग। कोई ऐसा नहीं कि कोई दीप जला दिया हो, तो वो घर्षण से, फ्रिक्शनल से अपने आप आग लगती है। और वो तो यानी ये उसका वुड का जो नेचर है वो क्रिएट फायर को क्रिएट कर देता है, अपने आप ही क्रिएट करता है। फिर फायर अपने आप जो है अर्थ को क्रिएट करने की मदद कर देती है। जहां बुझी तो फिर अपने आप अर्थ बन गया। उसी तरह अर्थ का जो है, अर्थ टेंड्स टू क्रिएट, अर्थ के अंदर अपने आप इतने केमिकल परिवर्तन होते हैं कि मेटल बन जाता है। उसके अंदर धातुएं हैं तमाम, उसके अंदर गर्मी है, ठंडा का सब कुछ है, उनसे धातुएं बन जाती हैं। और धातुओं को अगर हम लोग टेंड्स टू क्रिएट वुड, मेटल टेंड्स टू क्रिएट वाटर, वो मेटल जैसे पिघलता है तो पिघलने के रूप में वो लावा के रूप में निकलता है, तो वो अल्टीमेटली वाटर के रूप में है। वाटर टेंड्स टू क्रिएट वुड। फिर वाटर का धर्म है कि जैसे उसको अगर कोई पानी के लिए यूज करेगा तो वो वृक्ष को हरा भरा कर देगा। ये कंसेप्ट है इसका। ठीक है सर। फिर इसमें है वुड इज द चाइल्ड ऑफ वाटर एंड मदर ऑफ फायर। अब इस लाइन को समझने के लिए हमें इस चार्ट पर फिर से जाना होगा। इस चार्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास मदर और सन का एक थ्योरी है। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि वुड हमेशा, इस चार्ट के अकॉर्डिंग की मैं बात कर रही हूँ, कि हमेशा फायर की मदर होगी वुड, फायर की मदर वुड होगी, और फायर का सन होगा अर्थ। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम फायर की बात करें, अर्थ की मदर होगी फायर, और अर्थ का सन होगा मेटल। फिर अगर हम मेटल पर आते हैं, तो मेटल की मदर होगी अर्थ, और मेटल का सन होगा वाटर। फिर वाटर पर अगर हम वाटर की बात करें, तो वाटर की मदर होगी मेटल, और वाटर का सन होगा वुड। तो ये मदर और सन की बातें मैं क्यों कर रही हूँ, इससे हमें जानने में सही होगा, जानने में ट्रीटमेंट में मदद मिलेगी। जैसे कि अगर वुड का अगर हम ऑर्गन देखें, लीवर और गॉल ब्लैडर है, और फायर में 2 है, हार्ट एंड एसआई, एंड ट्रिपल वार्वर एंड पेरिकार्डियम। ऐसे ही अर्थ में है स्प्लीन एंड स्टमक, मेटल में लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर में है यूबी एंड यूरिनरी ब्लैडर, किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो ऐसे में जब हम मदर और सन की बात करते हैं, तो अगर हम फायर का एग्जाम्पल लेते हैं, हार्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, तो हार्ट की मदर हो जाएगी लीवर, और हार्ट का सन हो जाएगा, ये ना ऑर्गन की मैं बात कर रही हूँ, हार्ट की मदर हो जाएगी लीवर, और हार्ट का सन हो जाएगा
हमारे पास हो जाएगा, स्प्लीन हो जाएगा। तो ऐसे में एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है, जिसको हम आगे देखते हैं। तो फिलहाल हम ये देखते हैं, वुड इज अ चाइल्ड ऑफ वाटर एंड मदर ऑफ फायर। फिर है, फायर इज अ चाइल्ड ऑफ वुड एंड मदर ऑफ अर्थ। अर्थ इज अ चाइल्ड ऑफ फायर एंड मदर ऑफ मेटल। मेटल इज द चाइल्ड ऑफ अर्थ एंड मदर ऑफ वाटर, एंड वाटर इज द चाइल्ड ऑफ मेटल एंड मदर ऑफ वुड, जिसको कि अभी मैंने इस चार्ट के अकॉर्डिंग अभी समझाया था। अब इनके रिलेशन को, ये चार्ट में तो हमने समझ लिया और ऑर्गन को भी समझ लिया, लेकिन इनके रिलेशन को जानने के लिए हम अगले सेगमेंट में चलते हैं। रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गन एंड जेनरेटिव साइकिल। लीवर इज द मदर ऑफ हार्ट, जैसा कि अभी तुरंत हमने देखा था। और इसमें आता है लीवर, इसमें आता है एसआई से, सॉरी, लीवर स्टोर ब्लड, लीवर हम सभी जानते हैं, लीवर ब्लड स्टोर करता है, और ब्लड इज नीडेड टू हाउस एंड माइंड हाउसेज द माइंड। और ये ब्लड जो होता है हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। हार्ट से सारा सर्कुलेट होता है, बॉडी में पंप होता है। और इफ लीवर ब्लड इज डिफिशिएंट, ऐसे में जहाँ की लीवर ब्लड को स्टोर करता है और हार्ट उसको पंप करता है या पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो इस कंडीशन में अगर ब्लड डिफिशिएंट होता है तो उससे क्या होगा, लीवर में ब्लड नहीं रहेगा तो उससे हार्ट उससे सफर करेगा। इस तरह से इसमें देखा कि अगर मदर के पास नहीं है, जैसे ऐसा भी हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं कि अगर मदर के पास कमी हो और अगर बच्चे को जरूरत होगा, तो ऐसे में अगर मदर के पास ही कमी होगी तो बच्चा के पास तो डिफिशिएंट होगा ही। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। हम लोग एक सेकंड, हम Yes, लोग sir. यहाँ पर जो लोग सुन रहे हैं ये समझे कि हम लोग यहाँ पर कंसेप्चुअली डिफरेंट हैं, मॉडर्न साइंस है। मॉडर्न साइंस को आप मत समझिएगा, आप ये चाइनीज दर्शन है उसको समझिएगा। वो कह रहे हैं लीवर स्टोर्स ब्लड, चाइनीज कंसेप्ट है ये कि लीवर ब्लड को स्टोर करता है, नंबर 1। तो अभी जो आप कह रहे हैं ब्लड हार्ट में स्टोर नहीं होता, स्टोरेज के लिए लीवर है, ये कंसेप्ट है। कुछ कुछ मॉडर्न साइंस भी मानती है इसको, मतलब एलोपैथ भी, लेकिन उस रूप में नहीं मानती। हम कहते हैं लीवर ब्लड को स्टोर करता है। अब जब और मन जो है, जो इन्होंने कहा है, चाइनीज में कहा मन जो है, माइंड उन्होंने मन कहा, तो मन जो है वो कहाँ रहता है, ब्लड इज नीडेड टू हाउस द माइंड, हार्ट में मन रहता है। उन्होंने चाइनीज ने कहा कि हार्ट में मन रहता है। तो अब उस मन को ठीक रखने के लिए ब्लड की आवश्यकता है। अब ये जो ब्लड आवश्यक है, ये अब लीवर में अगर स्टोरेज है, तो अगर हमारे स्टोर हाउस में आटा कम है तो क्या हम खाना बना पाएंगे, हमारे आटा ही कम है। तो वही है कि लीवर में ब्लड स्टोर होता है, अगर लीवर के पास ही नहीं हो, आपके तमाम रक्त की होती है प्रयोगशालाएं, उनमें कहते हैं भाई ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक से ले लो। अब ब्लड बैंक में नहीं हो कोई ब्लड, ए पॉजिटिव या ए निगेटिव, और आपको जरूरत हो तो कहां से मिलेगा। तो वही बात कह रहे हैं कि लीवर स्टोर्स ब्लड, ये कंसेप्ट यही समझिएगा, ये चाइनीज कंसेप्ट है, लीवर स्टोर्स ब्लड, नंबर 1। इस ब्लड की आवश्यकता है हार्ट को, इसलिए कि वो हाउस द माइंड। अगर मन को ठीक नहीं रखेगा तो मन घबरा जाएगा, मन प्रभावित होगा, मन के प्रभावित होने से पूरे शरीर की क्रियाएं प्रभावित होंगी, ये उनका कंसेप्ट है। इफ लीवर ब्लड इज डिफिशिएंट, अगर लीवर ब्लड कम हो गया तो लीवर चूंकि मदर है, लीवर का देखिए तीर के निशान देखिए, यहां से देखिएगा तीर का निशान है, यही एनर्जी का फ्लो है। ये तीर का निशान जो बना हुआ एनर्जी फ्लो है, यानी वुड से हार्ट की ओर जा रहा है, वुड से आपको फायर की ओर जा रही है एनर्जी। तो अगर मान लीजिए लीवर के पास ब्लड नहीं हुआ तो हार्ट को नहीं दे पाएगा, हार्ट को नहीं दे पाएगा तो मन परेशान होगा, मन परेशान होता पूरा शरीर। तो हार्ट ही नहीं सफर करेगा, पूरा शरीर सफर करेगा। ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को बिल्कुल आत्मसात कर लीजिए, तब आपको समझ में आएगा इसका अर्थ। ठीक है, ऐसा मत समझिए कि लीवर कैसे स्टोर करता है। लीवर अपने रक्त को जब आप आवश्यकता होती है, काम करते हैं, तो अपने रक्त को बाहर निकाल देता है आपके लिए। ये स्प्लीन भी करती है और मॉडर्न साइंस भी मानती है। तो लीवर और लीवर स्प्लीन दोनों यही काम करते हैं, अपने रक्त को बाहर निकाल देते हैं, और जब आप आराम करते हैं तो यह रक्त फिर लीवर में चला जाता है। ठीक, चलिए आइए।
बिल्कुल। जब दिन के टाइम में हमारा बॉडी फंक्शन करते रहता है, ऐसे में पूरे शरीर में ये ब्लड स्केर्ड रहता है, सर्कुलेट होते रहता है, और फिर जब रात में रेस्ट करता है, इसलिए कहते हैं टाइम पर सोना चाहिए। तो ये सारे ब्लड फिर लिवर में जाकर जितनी ज़रूरत होती है वहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। तो इसी सर्किल को आगे बढ़ाते हुए फिर जैसे कि हमने देखा था लिवर मदर और हार्ट सन है, ऐसे में ही हार्ट मदर ऑफ स्प्लीन, हार्ट है स्प्लीन की मदर है। हार्ट सर्कुलेट द ब्लड एंड हेल्प्स द स्प्लीन फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड। हार्ट जैसा कि पंप ट्रांसफॉर्मेशन है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, हाँ, तो फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यह सर्कुलेट करता है और स्प्लीन उसी ब्लड को फूड को ट्रांसफॉर्म करने में उसी ब्लड की मदद लेता है। फिर रहता है स्प्लीन। अब देखिए हार्ट ने क्या किया, हार्ट का फंक्शन सर्कुलेशन, उसने ब्लड को सर्कुलेट किया और स्प्लीन को भी दे दिया। अब स्प्लीन को भी ब्लड की जरूरत है, क्योंकि क्या करेगी स्प्लीन, क्या करती है, फूड की से क्या बनाती है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे हम लोग इसी में। फूड की से बनाती है स्प्लीन, और फूड की बनाती है, फूड की को भेज देती है कहाँ, लंग्स में से, हार्ट को और लंग्स को, लंग्स में, यस सर। तो दोनों मिल करके तब क्या करते हैं, ब्लड बनाते हैं। तो यानी इस रूप में कहा गया कि अगर स्प्लीन को कोई न मिले, अगर उसको हार्ट ने अपना ब्लड को सर्कुलेट किया और ब्लड स्प्लीन को न मिले, तो स्प्लीन भी तो अपना काम नहीं कर पाएगी, सबको पोषक चाहिए ना, ऊर्जा, तो ये भी अपना काम नहीं कर पाएगी। कौन सा काम है उसका, इसी ब्लड को बनाने का काम कौन करता है, हार्ट करता है और लंग्स करता है, दोनों मिलकर बनाते हैं। अब स्प्लीन ही बेचारी परेशान होगी तो वो इस भोजन से भोजन ऊर्जा नहीं बना पाएगी, तो भोजन ऊर्जा नहीं बना पाएगी तो आगे कोई काम नहीं हो पाएगा। इसलिए उसको ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लड उसका काम नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अब ट्रांसफॉर्मेशन में मदद कर रही है। अगर यही नहीं बनाएगी तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा कहां से, ये इस रूप में हम लोग देखें इसको। ठीक, चलिए आइए। फिर है स्प्लीन इज द मदर ऑफ लंग्स। स्प्लीन भोजन से, जैसा कि सर ने भी बताया, फूड की बनाती है और इस फूड की को लंग्स में भेज देती है। लंग्स इसे शुद्ध वायु मिलाकर और इसका परिशोधन कर गैदरिंग की का निर्माण करते हैं। फिर है लंग, ठीक, अगर न मान लीजिए स्प्लीन न बनाए और गैदरिंग की उसको वो लंग्स को दे ही नहीं तो क्या होगा, तो यही वो कह रहा है कि गैदरिंग की जैसे उसी तरह मदर अगर बच्चे को खाना न दे तो खाना मिले पाएगा, उसको नहीं मिलेगा तो भूखा मर जाएगा। यही कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को बिल्कुल व्यवहारिक धरातल पे देखिए, वैसे ही सोचिए, तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट। चलिए आगे, वेरी गुड। The lungs are mother of the kidney. Lungs goes down and meet the kidney key. हम सभी जानते हैं lungs ऊपर से की को भेजता है और वह किडनी की से जाकर मिलता है। Lungs also directs the body fluid down to the kidney. और इतना ही नहीं, बॉडी फ्लूइड भी नीचे आकर किडनी की से मिलती है। और हम सभी जानते हैं ऊर्जा का कंट्रोलर लंग्स के द्वारा ही होता है। तो ये सभी मिलकर आकर नीचे किडनी ये किडनी की से आकर मिलते हैं, लंग्स की और बॉडी फ्लूइड जो है आकर नीचे किडनी की से मिलते हैं। फिर इसके बाद अगला है किडनी आर द मदर ऑफ लिवर। किडनी निरंतर लिवर ब्लड को पोषण देता है। किडनी इन से हम जानते हैं कि हमें जो ओरिजिनल की होता है किडनी इनसे मिलता है, और इस तरह से लिवर ब्लड को या किसी भी ऑर्गन को ये की जो जरूरत होती है वह किडनी इन से पूरी होती है। ऐसे में लिवर ब्लड को या किडनी की न्यूट्रिशन प्रदान करता है। तो अभी हमने ये जो साइकिल जो अभी देखा है यह है क्रिएटिव साइकिल। इसके बाद है कंट्रोल साइकिल या सब्जुगेशन साइकिल। एक ये तो हो गया मदर और सन वाली एक दूसरे को एनर्जी दे रहा है। दूसरे कंडीशन में आता है सब्जुगेशन या कंट्रोल साइकिल में आता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कंट्रोल करता है, जस्ट उसके सामने वाले एलिमेंट को नहीं, बल्कि उससे मतलब एक एलिमेंट और आगे वाले को कंट्रोल करता है। इसको हम दादा या पोते के कंडीशन में जैसे मदर और सन के कंडीशन में समझा था, ऐसे इसको दादा और पोते के कंडीशन में समझ सकते हैं। तो जहां तक वुड और फायर मदर और सन के केस में था, वैसे ही वुड और अर्थ
अगर वुड और अर्थ को हम देखते हैं तो इसमें वुड कंट्रोलर हो जाएगा और अर्थ कंट्रोल होगा वुड के द्वारा। तो वुड ट्रेंड्स टू कंट्रोल अर्थ, फिर अर्थ ट्रेंड टू कंट्रोल वाटर। फिर जब हम अर्थ के पर आते हैं तो अर्थ कंट्रोल करेगा वाटर को, और अर्थ कंट्रोल करेगा वाटर को, और इसके बाद मेटल कंट्रोल करेगा वुड को। वुड कंट्रोल्स मेटल ट्रेंड्स टू कंट्रोल वुड एंड वाटर कंट्रोल करेगा फायर को। वाटर एलिमेंट फायर एलिमेंट के ऑर्गन को कंट्रोल करेगा। वुड कंट्रोल अर्थ एंड इज कंट्रोल बाय मेटल, मतलब वुड एलिमेंट कंट्रोल कर रहा है अर्थ को, और यह खुद कंट्रोल हो रहा है किसके द्वारा, या मेटल के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। तो इन सबों में, इन पांचों एलिमेंट में जो रिलेशन बनता है वो इस तरह से है। वुड कंट्रोल करेगा अर्थ को, और यह वुड जो अर्थ को कंट्रोल कर रहा है वो खुद मेटल के द्वारा कंट्रोल होगा। फिर है अर्थ कंट्रोल वाटर एंड इज कंट्रोल बाय वुड। अर्थ कंट्रोल वाटर को कंट्रोल करेगा, और अर्थ कंट्रोल हो रहा है वुड के थ्रू। वाटर कंट्रोल वाटर फायर को कंट्रोल करेगा, और कंट्रोल हो रहा है या अर्थ के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। फायर कंट्रोल मेटल को कंट्रोल कर रहा है, और यह कंट्रोल हो रहा है फायर कंट्रोल कर रहा है मेटल से, और यह वाटर के थ्रू कंट्रोल होता है। इसके बाद है रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गन इन कंट्रोल साइकिल में, जैसा कि क्रिएटिव साइकिल में हमने देखा था रिलेशन कैसा है, वैसा ही हम कंट्रोल साइकिल में देखते हैं। लीवर कंट्रोल द स्टमक एंड स्प्लीन। लीवर स्टमक और स्प्लीन को कंट्रोल करता है, मतलब वुड कंट्रोल द अर्थ। भोजन को सड़ने और पचाने में आमाशय की मदद लीवर करता है। भोजन को जितने भी हम जब फूड इंटेक करते हैं, भोजन लेते हैं, तो उसको पचाने में, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में मदद करता है लीवर। उसमें हमारे पैनक्रियास से जितने भी जूसेस होते हैं वो निकलते हैं, इस तरह से उसको पचाने में मदद करता है। स्प्लीन भोजन का रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको आगे बढ़ाता है। जब तक लीवर एवं स्टमक या आमाशय में ये नहीं होगा, रिलेशन सामंजस्य रहता है, तब तक यह जो क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है, डाइजेशन की जो क्रिया होती है, वह बिना किसी रुकावट के चलते रहती है। लेकिन जब हम इस थेरेपी की बात कर रहे हैं, डिजीज की बात कर रहे हैं, तो अगर थोड़ा भी इम्बैलेंस होता है, अगर कोई भी ये हो जाए, कोई भी नॉन एक्टिव हो जाए या ओवर एक्टिव हो जाए, तो ऐसे में बीमारी होती है। तो इस तरह जब लीवर ओवर एक्ट करने लगता है, तो यह प्रक्रिया जो अभी तक सुचारू रूप से चल रही थी, सबके सही ढंग से काम करने से, वह क्या होता है, बाधित हो जाता है। और जिससे कि हम लीवर नामक चैप्टर में, इसमें ये बताया गया है कि लीवर में किस तरह से, इसमें बताया गया है इस बुक में कि किस तरह से इसमें ये लीवर जब ओवर एक्ट हो जाती है तो किस तरह से यह पचने की क्रिया को कैसे यह इफेक्ट करती है। इसको इसमें कोई पूछ रहा है, किसी को कोई पूछना चाह रहा है कुछ? इसमें जैसे बताया गया है, तो ये है कि लीवर जब अटैक करता है, नहीं सर कुछ नहीं पूछना। जब लीवर की स्टेगनेंट हो जाती है, ये लीवर, हाँ लीवर को पढ़िएगा जब आप चैप्टर, तो लीवर में आपको अच्छा समझ में आएगा। ये कहने का कारण ये है कि लीवर जो है क्यों कंट्रोल, इनमें कह रहे कंट्रोल साइकिल है, तो हमको ये बताना, इनको बताना था कि कैसे बताना कंट्रोल करता है। तो स्टमक और स्प्लीन बहुत से कामों की में लीवर पर मदद लेते हैं, लीवर से डिपेंडेंट होते हैं। अगर लीवर आपका बाइल जूस न निकाले तो स्टमक या स्प्लीन चाह करके भी किसको नहीं कर पाएंगे, कौन सा एक वो है, फैट को नहीं पचा पाएंगे, क्योंकि वही निकालता है, वही बाइल जूस देता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि बहुत से कामों में आमाशय की मदद करता है। अगर ये दोनों आपस में सामंजस्य, संतुलन, हम लोग संतुलन की बात करते हैं ना, संतुलन बनाए रखेंगे तो हमारा बढ़िया से डाइजेशन होगा, मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़िया होगा। लेकिन मान लीजिए लीवर बड़ा सेंसिटिव है, पेड़ है ना, देखिए पेड़ झुकता यूं, आपको दिखाई पड़ रहा है? नहीं सर, हाँ, ये पेड़ ऐसे झुकता है, यूं झुकता है, यूं झुकता है पूरी तरह से, कभी हिलने लगता है पूरा। तो ये जो पेड़ का है वुड, लीवर वही नेचर है, तो लीवर ओवर एक्ट बहुत करता है। जरा भी
उसको थोड़ा सेंसिटिव है, तो कभी ऊपर चला जाएगा, कभी दाहिने चला जाएगा, बाएं चला जाएगा, तो वो जब चला जाएगा तो प्रभावित करता है दूसरे को। तो अगर ये सामंजस्य न रहे और आमाशय कमजोर पड़ जाए तो लीवर तुरंत ओवर एक्ट कर देगा। जब जैसे ही ओवर एक्ट करेगा वैसे क्या होगा, पाचन कार्य आपका बाधित हो जाएगा। तो इसीलिए कहता है लीवर इज कंट्रोलिंग स्टमक एंड स्प्लीन, ये कंसेप्ट है। ये आप पढ़िएगा, बहुत बढ़िया चैप्टर है। और हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग लीवर वगैरह भी पढ़ाएं, ठीक है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, हम लोग सारे चैप्टर पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हार्ट कंट्रोल लंग्स। हार्ट फायर एलिमेंट कंट्रोल कर रहा है मेटल एलिमेंट को, इसमें हार्ट कंट्रोल लंग्स। हृदय रक्त को फेफड़ों में भेजता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। फेफड़े रक्त का शोधन उसमें O2 मिलाकर इसको प्योर करता है, ऑक्सीजन मिलाकर उसको प्योर करता है, इम्प्योर ब्लड को प्योर करता है। रक्त की मात्रा का नियंत्रण हार्ट करता है, कि उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने का काम फिर हार्ट के थ्रू होता है। रक्त की मात्रा का नियंत्रण हृदय करता है। हार्ट गवर्न्स ब्लड, लंग्स गवर्न की। हार्ट ब्लड को कंट्रोल करता है और लंग्स जो की है उसको गवर्न करता है। की और ब्लड दोनों मिलकर एक दूसरे को नरिश करते हैं, दो एक दूसरे के साथ बैलेंस बनाकर एक दूसरे को पोषण देते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्प्लीन कंट्रोल द किडनी। स्प्लीन तथा किडनी ये इस साइकिल के अकॉर्डिंग, इस जो हमने अभी देखा था सब्जुगेशन साइकिल, इसके अकॉर्डिंग स्प्लीन तथा किडनी दोनों शरीर के शारीरिक द्रव्यों का रूपांतरण करते हैं। स्प्लीन जो बॉडी ये फूड में जो फ्लूइड्स होते हैं उसको, और किडनी तो हम जानते ही कि सारे तरह का जितने भी लिक्विड्स हैं हमारे फ्लूइड्स हैं उस सबों का ट्रांसफर रूपांतरण करते हैं। स्प्लीन द्वारा भेजे गए रूपांतरित द्रव को किडनी परिशोधित करती है। स्प्लीन जब फूड में से जितने भी इम्पोर्टेंट अवयव रहते हैं उसको जब ब्लड के रूप में करके ऊपर भेजता है, उसके अलावा जो जरूरत के फ्लूइड्स नहीं होते हैं उसको किडनी और यूवी में भेजते हैं। तो ऐसे में किडनी उनको प्योर करके फिर उनको भी ट्रांसफॉर्म करके या प्योर करके फिर उसको अलग अलग करके कुछ जो जरूरत की चीज होती है बॉडी में उसका यूज करते हैं, नहीं तो वो बाहर हमारे यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू होते हुए बाहर कर दिए जाते हैं। तथा आवश्यक जल एवं केमिकल आदि को मूत्र के रूप में शरीर से निष्कासित कर देते हैं। तो इस तरह से स्प्लीन कंट्रोल करता है किडनी को। कहने का मतलब एक दूसरे की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अगर स्प्लीन शारीरिक द्रवों को जो रूपांतरित करती है उसको न भेजे किडनी को, तो क्या किडनी करेगी? अगर न भेजे वो और पहले ही कोई बीमारी क्रिएट कर दे, मान लीजिए कह रहा हूं, तो किडनी के पास जा ही नहीं पाएगा वो, और किडनी के पास जा नहीं पाएगा तो किडनी को फंक्शन करने के लिए कोई मटेरियल नहीं मिलेगा। तो यानी इस रूप में ऐसा मत सोचो सारी चीजें को किडनी स्प्लीन कंट्रोल्स द किडनी इन दिस फॉर्म, कि अगर स्प्लीन और किडनी मिलकर काम करते हैं और स्प्लीन ने सामंजस्य नहीं रखा तो स्प्लीन वहां पे भेजेगी नहीं उसको, और अपना खुद ही नहीं करेगी, तो किडनी के पास काम करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। ठीक है सर। फिर लंग्स कंट्रोल लिवर। लंग्स सेंड की डाउनवर्डेड, लंग्स की को हमेशा अपवर्ड से नीचे की तरफ भेजती है। लीवर स्प्रेड द की अपवर्ड, और ऐसे ही जैसे लंग्स ऊपर से नीचे भेजती है ऐसे ही लीवर की को अपवर्ड, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ भेजती है। यह काम किडनी का भी है और लिवर का भी है। इफ लंग्स की इज डिफिशियंट, अगर लंग्स की डिफिशियंट होती है, कैन नॉट डाउनवर्डेड, अगर वो डिफिशियंट होती है और नीचे की तरफ नहीं आ पाती है, लीवर की राइजेस टू मच, अगर लंग्स की को नीचे की तरफ नहीं भेज सकती है तो ऐसे कंडीशन में लीवर की काफी अधिक मात्रा में ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ चलेगी। इसमें डिफिशियंसी ऑफ लंग्स, और ऐसे में ये इस कंडीशन में होगा कि लंग्स की डिफिशियंसी के कंडीशन में होगा, जिससे कि लीवर की के अत्यधिक ऊपर जाने की वजह से जलन होना या तरह तरह की बीमारी, सही ढंग से अपना काम नहीं करने की वजह से तरह तरह की बीमारियां भी हो सकती है। और लंग्स डिफिशियंसी ऑफ लंग्स लीड्स टू राइजिंग द लिवर यांग और लिवर की स्टेग्नेशन, और लंग्स की डिफिशियंसी की वजह से लिवर यांग या लिवर की स्टेग्नेशन का भी कंडीशन हो सकता है।
डिटेल है, सॉरी, इसके बारे में भी इसी बुक में ट्रेटाइज 7 में जो लिवर चैप्टर है लास्ट में, उसमें पूरी तरह से उसमें ब्रीफ किया गया है। किडनी, उसके बाद है अगला पॉइंट हमारे पास, किडनी कंट्रोल्स द हार्ट। किडनी और हृदय दोनों मिलकर सामंजस्य पूर्वक ढंग से काम करते हैं। दोनों का ही काम बॉडी फ्लूइड को, ब्लड को, यूरिन को, इन सबों को बॉडी में सही ढंग से सर्कुलेट करके बाहर निकालने का काम होता है तथा स्वास्थ्य प्रदान करना है। किडनी हृदय की साइज को कंट्रोल करता है। किडनी हृदय की साइज को, उसके शेप को भी कंट्रोल करता है। अगर कार्डियोमेगाली हो जाए तो किडनी पर उपचार देना चाहिए। कार्डियोमेगाली मतलब हार्ट के साइज का बढ़ना। तो ये नाम सुनकर तो अभी तक लगता था कि अगर कार्डियोमेगाली होगा तो उसमें हमें हार्ट के पॉइंट्स ही देने होंगे, लेकिन इसमें साफ लिखा है कि किडनी हार्ट के साइज को कंट्रोल करती है। तो अगर कार्डियोमेगाली का केस हमारे पास आता है तो ऐसे में हम किडनी के फंक्शन को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, और उसके पॉइंट को भी हमें देना चाहिए। नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए पॉइंट ये वाला, ये बाद में मिलेगा नहीं, आपको भूल जाएंगे कहाँ लिखा हुआ मिला। कार्डियोमेगाली, हार्ट का साइज बड़ा होना, और इस बारे में भी इसी बुक में किडनी और हार्ट के चैप्टर में इनके बारे में बताया गया है। फिर अगला हमारे पास पॉइंट है ओवर एक्टिंग साइकिल और ओवर कंट्रोलिंग साइकिल। ओवर एक्टिंग साइकिल या ओवर कंट्रोलिंग, एक तो हो गया कंट्रोल करना, उसके अलावा है ओवर कंट्रोल करना। कंट्रोल तक तो ठीक था, इस साइकिल के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन ये ओवर कंट्रोलिंग फिर वह क्या हो जाएगा, एक तरह से डिस्ट्रक्टिव साइकिल के रूप में आ जाएगा हमारे पास। वुड ओवर कंट्रोल अर्थ, वुड ओवर कंट्रोल अर्थ। अब इस चार्ट में हम देखते हैं वुड ओवर कंट्रोल, जब वुड अर्थ को ओवर कंट्रोल करेगा, ऐसे कंडीशन में डिस्ट्रक्टिव साइकिल में इसको मेंशन करेंगे। अर्थ ओवर कंट्रोल वाटर, अर्थ जब, अभी तक तो कंट्रोल के बारे में हमने देखा था, लेकिन जब वो ओवर कंट्रोल करेगा तो यह फिर से डिस्ट्रक्टिव साइकिल में आ जाएगा। वाटर ओवर कंट्रोल मेटल एंड मेटल ओवर कंट्रोल वुड, ये डिस्ट्रक्टिव साइकिल के फॉर्म में आएगा। एलिमेंट ओवर कंट्रोल बिकॉज सेवरली डिफिशियंसी, सीवियरली डिफिशियंसी, जब कोई भी ओवर कंट्रोल ठीक था, लेकिन ओवर कंट्रोल तब होगा जब उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में डिफिशियंसी आ जाएगी। इन सच केस द कंट्रोलर एलिमेंट टू बी सेडेटेड, जो कंट्रोलर एलिमेंट है, जो कंट्रोल कर रहा है, वो एलिमेंट को हम सेडेट करेंगे। एंटी सब्जुगेशन साइकिल और इंसल्टिंग साइकिल, फिर डी नंबर में है इंसल्टिंग साइकिल या एंटी सब्जुगेशन साइकिल। इट टेक्स प्लेस इन द रिवर्स ऑर्डर देन द कंट्रोलिंग साइकिल। कंट्रोलिंग साइकिल के जस्ट रिवर्स में ये साइकिल यहाँ पर मतलब दिखाया जाएगा, या इस साइकिल को हम इंसल्टिंग साइकिल को समझेंगे, जो कि सीधे हो जाएगा हमारे कंट्रोलिंग साइकिल के ऑपोजिट। दिस इज द एबनॉर्मल रिलेशनशिप अमंग द एलिमेंट दैट टेक्स प्लेस व्हेन द बैलेंस इज ब्रोकन। जब भी कभी बैलेंस ब्रोकन होगा, ऐसे कंडीशन में यह बिल्कुल ही एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगा। एलिमेंट जो एक दूसरे का इंसल्ट कर रहा है, उसमें वो दिखाने में, जैसे कि वुड अर्थ को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जब यही अर्थ वुड को कंट्रोल करने लगे, सर ये सही है, अर्थ वुड को कंट्रोल करने लगे तो यह व्यावहारिक जगत में देखिए ना, पोते को कंट्रोल करने दादा मान लीजिए है, अब अचानक जो है पोता जो है नाराज होके उनका उल्टा ही बोलने लगे उनको, तो चुप होके बैठ जाएंगे ना, वो तो इंसल्ट नहीं हो जाएगी, ये इंसल्टिंग है। ठीक, ऐसा होता है बीमारी में होगा, ये मैं कह रहा हूँ। बीमारी का हम लोग ये तो बता रहे हैं ना कि कैसे डेवलपमेंट हो सकता है आगे, ऐसी दशा भी हो सकती है कि ओवर कंट्रोल हो जाए। तो अभी तक वुड जैसे अर्थ को कंट्रोल कर रहा था, अगर वुड को हम दादा माने और अर्थ पुता, तो इंसल्टिंग साइकिल में अर्थ उसको कंट्रोल करने लगेगा। एक तो ये इंसल्टिंग साइकिल में आ जाएगा, या एंटी सब्जुगेशन साइकिल के अंतर्गत आ जाएगा। फिर हमें बताया है इसमें वुड इंसल्ट मेटल, मेटल इंसल्ट फायर इंसल्ट वाटर एंड वाटर इंसल्ट अर्थ, और अर्थ इंसल्ट वुड। जस्ट उसका हमने ऑपोजिट कर दिया था, जो कंट्रोलिंग साइकिल का जस्ट ऑपोजिट। इसके बाद है हमारे अगला पॉइंट है ईच मेटल कैन बी इम्बैलेंस इन 4 वेज। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ये 4 वेज की वजह से ही इम्बैलेंस होते हैं।
द एलिमेंट इज एक्सेस एंड ओवर एक्ट इन द कंट्रोल एलिमेंट। जब कोई भी एलिमेंट एक्सेस हो और ओवर एक्ट कर रहा हो ऑन कंट्रोल एलिमेंट, जो कंट्रोलर एलिमेंट है उसके ऊपर जब एक्सेस हो जाए, ओवर एक्ट करेगा, तो ऐसे में इम्बैलेंस कंडीशन होगा। द एलिमेंट इज डिफिशियंट एंड इज इंसल्टेड बाय द कंट्रोलर ऑर्गन। जब कोई भी एलिमेंट डिफिशियंट हो जाएगा और उसका इंसल्ट होगा कंट्रोलर एलिमेंट के द्वारा, तब ऐसे कंडीशन में इम्बैलेंस कंडीशन होगा। द एलिमेंट इज एक्सेस एंड ड्रॉन एक्सेसिवली फ्रॉम द मदर एलिमेंट। जब एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जब एलिमेंट अगर हर्ट का एग्जांपल लेते हैं, एलिमेंट हर्ट एक्सेस हो जाए और ड्रॉन एक्सेसिवली फ्रॉम द मदर एलिमेंट, और लीवर के द्वारा, एक तो वो एक्सेस है, उसके अलावा लीवर के द्वारा वो एक्सेसिव एनर्जी को भी अपनी तरफ पुल कर रहा है, तब ऐसे कंडीशन में भी इम्बैलेंस हो जाएगा। द एलिमेंट इज डिफिशियंट एंड फेल्स टू नरिश द चाइल्ड। और अगर हम लीवर का देखें, लीवर डिफिशियंट है और जब वो हार्ट को नरिश नहीं कर पाएगा, तो ऐसे कंडीशन में भी यह किस कंडीशन में आएगा? इम्बैलेंस कंडीशन में आएगा। इस तरह से ये इस 4 पॉइंट के थ्रू कोई भी ऑर्गन या कोई भी एलिमेंट इम्बैलेंस शो करता है। डिजीज ड्यू टू डिसबैलेंस इन द जनरेटिव साइकिल। जनरेटिव साइकिल के डिस्टर्बेंस के 2 कारण होते हैं। अभी तक जो हमने जनरेटिव साइकिल देखा था, उसमें भी अगर डिसबैलेंस आता है या डिस्टर्बेंस आता है, उसके 2 कारण होते हैं। द मदर एलिमेंट नॉट नरिशेस द चाइल्ड एलिमेंट। अभी तक तुमने देखा था कि हमेशा मदर एलिमेंट चाइल्ड एलिमेंट को नरिशमेंट देती है, लेकिन अगर वही मदर एलिमेंट डिफिशियंसी के कारण या किसी अदर डिसबैलेंस के कारण उसको नरिश नहीं कर पाती है, तो ये प्रॉब्लम होती है। द चाइल्ड एलिमेंट टेकिंग टू मच फ्रॉम द मदर एलिमेंट। और इसके बाद अगर चाइल्ड एलिमेंट हद से ज़्यादा, जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर मदर एलिमेंट से नरिशंस लेता है या नरिशमेंट लेता है या की को अपनी तरफ लेता है, तो ऐसे में भी डिसबैलेंस होता है। फिर है लीवर, मदर एंड हार्ट। इसी चीज़ को, ये जो 2 चीज़ हमने डिसबैलेंस किस कारण से होता है, इसको अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। लीवर नॉट नरिशिंग हार्ट। लीवर मदर और हार्ट सन हुआ, ऐसे में लीवर जब हार्ट का नरिशमेंट नहीं दे पाता है। दिस हैपन व्हेन द लीवर फॉल्स टू नरिश द हार्ट। प्रैक्टिकली व्हेन द लीवर ब्लड इज डिफिशियंट। जब लीवर ब्लड डिफिशियंट होगा, विच कॉजेज द हार्ट ब्लड डिफिशियंसी। जब लीवर में ब्लड की डिफिशियंसी होगी और वही ब्लड को पूरी सफिशियंट अमाउंट में वह हार्ट को प्रोवाइड कराता है, और लीवर में डिफिशियंसी होगी तो वो हार्ट में तो ब्लड की डिफिशियंसी होगी ही। इसकी वजह से मरीज में, पेशेंट में पल्पिटेशन या इंसोम्निया की शिकायत हो सकती है। तो यह दिखाता है लीवर में डिफिशियंसी की वजह से हार्ट में डिफिशियंसी है। डिफिशियंट गॉल ब्लैडर। इसके बाद जब डिफिशियंट गॉल ब्लैडर, इसी में इसके यांग का अगर हम उदाहरण लेते हैं, गॉल ब्लैडर कैन नॉट अफेक्टेड द माइंड एंड हार्ट कॉजिंग इमोशनल वीकनेस। इमोशनल वीकनेस, टाइमिडिटी एंड बैक टू एसर्सन। जब गॉल ब्लैडर का काम है हमारे किसी भी ये को डिसीजन मेकिंग में सहायता करना, लेकिन जब वह खुद सफिशियंट नहीं होगा, तो ऐसे में जब वो हार्ट को या पेरिकार्डियम को, हार्ट को या एसआई को वह निर्णय लेने की क्षमता में वो मदद नहीं कर पाएगा, जिससे कि वहां पर क्या होगा? इमोशनल वीकनेस होगा, इसमें कायरता की उसमें शिकायत आएगी, और उसमें किसी भी चीज को, किसी भी काम में अपने निर्णय देने की या पुष्टि करने की कमी आएगी। फिर है डिसीजन लेने का साहस गॉल ब्लैडर देता है। जैसा कि बताया कि गॉल ब्लैडर डिसीजन लेने का साहस देता है। गॉल ब्लैडर अगर डिफिशियंट होगा तो हार्ट और माइंड में भी डिफिशियंसी हो जाएगी, क्योंकि वह उसको अपनी डिफिशियंसी की वजह से उसको जो स्ट्रेंथ या की नहीं प्रोवाइड करा पाएगा, जिससे कि इसमें माइंड में भी डिफिशियंसी हो जाएगी, हार्ट और माइंड में भी। हार्ट अफेक्ट द लीवर। हार्ट चाइल्ड अगर है, वह मदर जो एज ए मदर है, लीवर उसको अफेक्ट करेगा। जब हार्ट ब्लड डिफिशियंसी होगी तो इसमें सामान्य रक्त की कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी की वजह से कमी हो जाएगी। इससे लीवर में रक्त का संग्रह भी घट जाएगा। जब हार्ट में ब्लड कम होगा तो उसमें उसकी वजह से उसका असर लीवर पर पड़ेगा, और उसमें भी लीवर में भी ब्लड की कमी होगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आएगा पेशेंट में? उसमें होगा जो उसमें मेंस में स्कार्टीनेस आ जाएगा, उसके मेंसेस में कमी आ जाएगी। इसके अलावा हार्ट मदर और स्प्लिन सन, इसमें अगर डिसबैलेंस होता है तो इसको हम देखते हैं। हार्ट हाउस द माइंड।
हार्ट मतलब मन, हृदय में मन का निवास होता है। स्प्लीन प्रोवाइड द मेंटल फैसिलिटीज एंड कैपेसिटी ऑफ द कंसंट्रेशन। इफ हार्ट फायर इज डिफिशिएंट, अगर हार्ट में फायर की कमी होगी या की कमी होगी, इट फेल्स टू वार्म स्प्लीन यांग, स्प्लीन यांग को गर्मी देने में वह मतलब सक्षम नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में इट लेड टू कोल्ड फीलिंग एंड डायरिया। ऐसे में स्प्लीन यांग की, स्प्लीन में कोल्ड कंडीशन आएगा, जिससे कि पेशेंट में कोल्ड फीलिंग होगी या डायरिया की शिकायत होगी। स्प्लीन अगर चाइल्ड है, वह किस तरह से हार्ट मदर को इफेक्ट करेगा। द स्प्लीन मेक्स की एंड ब्लड, सभी जानते हैं की और ब्लड को बनाता है, और यह स्प्लीन की ऊपर की ओर जाकर वहां गैदरिंग की के साथ मिलकर हार्ट को एक तरह से वह ब्लड बनाने में सहायता करता है। हार्ट नीड कांस्टेंट सप्लाई टू ब्लड। इफ द स्प्लीन डज नॉट प्रोड्यूस इनफ ब्लड, स्प्लीन सही ढंग से ब्लड नहीं प्रोड्यूस कर पाता है, द हार्ट विल सफर, हार्ट ऐसे कंडीशन में डिफिशिएंट हो जाएगा। और ये सारे सिम्टम कारण बनेंगे इंसोम्निया के, पल्पिटेशन के, मेमोरी लॉस होगा पेशेंट में, और स्लाइट डिप्रेशन के भी इसमें स्लाइटली ही, लेकिन डिप्रेशन की भी शिकायत आएगी। स्प्लीन मदर एंड लंग्स डिसबैलेंस, अगर स्प्लीन मदर, देखिए इसको समझ लीजिए। स्प्लीन चाइल्ड है और ये हार्ट उसकी मदर है, उसको क्या कर रही है, उसको अफेक्ट कर रही है। कैसे कर रही है? स्प्लीन मेक्स की, स्प्लीन को हम लोग देखते हैं, आगे देखेंगे, आप लोग जो है देखेंगे, अभी चैप्टर आया नहीं है। स्प्लीन मेक्स की कैसे बनाती है? फूड से फूड की बनाती है, फिर वो देती है हार्ट को और लंग्स को। तो ये जो बनाते हैं, क्या बनाते हैं? अल्टीमेटली की बनाते हैं और ब्लड बनाते हैं। कौन सा की है? गैदरिंग की बनाते हैं और ब्लड बनाते हैं, हार्ट दोनों मिलकर। अगर हार्ट को क्या है, उसको भी कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ब्लड चाहिए। देखिए एक बार प्रोसेस शुरू हुआ तो वो प्रोसेस चल रहा है, तो उसको हार्ट को कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ब्लड चाहिए। अब क्या है, स्प्लीन ने अपना इनफ ब्लड नहीं, इनफ की फूड की नहीं बनाया, और इस इनफ फूड की से ऊपर गया हार्ट में, और इनफ, देखिए ब्लड को हटा दीजिए, आप ब्लड को अप्रत्यक्ष शामिल करिए। अगर स्प्लीन ने इनफ की नहीं, फूड की नहीं बनाया, तो वो इनफ फूड की कहाँ जाएगा? वो हार्ट में गया ही नहीं। यानी 100 चाहिए, इसने 40 दे दिया। अब वो 40 दे दिया तो बेचारा जिसके पास हार्ट के पास पहुंचा 40 से बनाएगा ना वो, तो उसको क्या है, हार्ट विल सफर। हार्ट कितना बनाएगा? 40 ही तो बनाएगा। तो हार्ट को चाहिए 100, लेकिन बनाया उसने 40, तो अब 40 बनाएगा, हार्ट और लंग्स ने मिलकर 40 बनाया। तो अब हार्ट को ब्लड सफिशिएंट नहीं मिला, फिर कमी हो गई, तो क्या हो गई? हार्ट विल सफर। इस रूप में है। ऐसा ना सोचे कि वर्बेटम इसको आप लोग जो नए स्टूडेंट हैं वो आगे पढ़ेंगे कि स्प्लीन ने कोई ब्लड नहीं बनाती है, स्प्लीन फूड की बनाती है, वो उसको देती है हार्ट को। अगर वो फूड की ही नहीं बनाएगी, आपको भोजन कोई न दे और कहे कि आप चले जाओ बाजार, और बाजार में आप 100 मीटर डैश है, वहां पर कोई स्कूल है और वहां 100 मीटर डैश में आपको दौड़ना है, और भोजन न दे तो क्या दौड़ पाओगे? वही चीज है, स्प्लीन पहला ऊर्जा बनाती है, भोजन ऊर्जा को ऊर्जा में कन्वर्ट करने काम करती है, और वो भेज देती है हार्ट और लंग्स के पास। तो अगर उनके पास नहीं मिलेगा तो बेचारे लड़ ही नहीं पाएंगे। वो हार्ट के पास हमेशा बना ही नहीं पाएगा, 40 ही बनाएगा, चाहिए 100, 60 कम रहेगा हमेशा, तो उसको पल्पिटेशन हो जाएगा, इंसोम्निया हो जाएगी, मेमोरी लॉस हो जाएगा, स्लाइट डिप्रेशन हो जाएगा। ये ठीक है। फिर नंबर बी है लंग्स चाइल्ड, लंग्स एज अ चाइल्ड अफेक्टिंग द, कंटिन्यू करेंगे कि रुकेंगे? आज ही खत्म करना है सर जैसा आप नहीं, आप बताओ सर। अभी तो आप चैप्टर पर। सर वैसे तो 2 दिन की क्लास है, अगर आप कहेंगे तो यही रोक दूंगी। हाँ 2 दिन क्लास तो नहीं, तो उस अगले दिन वाले क्लास में एनीवे ठीक है, अगले दिन वाले क्लास में हम लोग थोड़ा शॉर्ट रखेंगे बस। ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देते हैं, आप अपना नोट कर लीजिए कहाँ पर आया है ये स्प्लीन विद द लंग्स। इसको आप लोग सब लोग समझिएगा, बहुत बढ़िया पॉइंट है सर, और इसको जितना आप लोग समझते रहेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू मैडम।
थैंक यू सो मच। मैडम बहुत अच्छा पढ़ा। थैंक यू सुधा, बहुत अच्छा था क्लास, बहुत अच्छी रही। थैंक यू। आप लोग समझ पाए, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने उतनी ही कोशिश की, थोड़ी सी कोशिश की है, सर ने जितना समझाया था सर बहुत बढ़िया नहीं नहीं, अच्छा क्लासेस। पढ़ाते हो, बढ़िया है। देखिए आगे चलने का ये अर्थ है कि आप Thank you. सब लोग समझें और समझ के दूसरों को समझाएं, तभी उसका अर्थ है। जो भी समझना चाहे उसको समझाएं, बिल्कुल सर। ताकि जो है हम लोगों का ज्ञान बढ़े, हमारा ज्ञान नहीं बढ़े, सबका ज्ञान बढ़े, और उससे क्या है, सारे लोग प्रभावित होंगे उससे, और सभी लोग प्रभावित होंगे तो हम लोग सबका उत्थान होगा। वो सभी के हेतु सुखकर हो अगर मेरा हृदय भी, सबका उत्थान होना चाहिए और सब इतना आनंदित हो और ट्रीटमेंट करें, सब लोग स्वस्थ हो और परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधव सब प्रसन्न हो। और यही हम लोग का, यही खेमका सर का सपना है। उसी सपनों को हम लोग चरितार्थ करने में लगे हुए हैं। कैसे होता है आगे समय बताता है, लेकिन उनका सपना यही था कि ईच वन शुड गो टू मीट ईच वन, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। ये तीनों कंसेप्ट है। तो ये इस तरह हम लोग उन्हीं के आदर्शों को लेके चलेंगे, उन्हीं के सपनों को लेके चलेंगे, और फिर हम लोग फिर कल मिलते हैं। हाँ सर।